MEMA 304 CNC Machines and Automation. Unit 3 Classification of Numerical Control Machine. और सब यूनिट जो हम कर रहे हैं वो 3.2 फीडबैक डिवाइसेस। अगर हम ये देखें कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो वो दो तरीके से किया गया, ओपन लूप सिस्टम और दूसरा क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम के अंदर अपन फीडबैक डिवाइसेस काम में नहीं लेते और क्लोज लूप सिस्टम के अंदर हम लोग वी यूज़ फीडबैक डिवाइसेस। तो फीडबैक डिवाइसेस में अभी हमने वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि एक टेको जनरेटर होता है और टेको जनरेटर सर्वो मोटर केस के अंदर सर्वो मोटर शाफ्ट के ऊपर लगा रहता है और इस टेको जनरेटर से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस सर्वो मोटर की शाफ्ट का जो आरपीएम है उसके डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना सर्वो मोटर शाफ्ट की आरपीएम बढ़ेंगे, टेको जनरेटर ईएमएफ भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर आरपीएम मोटर के कम हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली ईएमएफ प्रोड्यूस भी टेको जनरेटर से कम हो जाएगा। और इसको अपन सिग्नल को मशीन कंट्रोल यूनिट को दे देते हैं, टेको जनरेटर के सिग्नल को, और वो उससे कैलकुलेट करके ये मालूम करती है कि वेलोसिटी आरपीएम क्या है, एक्चुअल में क्या है। फिर अपन आए पोजीशन फीडबैक डिवाइसेस पे कि मतलब टूल का, स्लाइड का या वर्क टेबल का कितना मूवमेंट हुआ। तो इसके लिए अपन दो तरीके के लिए मेजरिंग डिवाइसेस काम में लेते हैं पोजीशन फीडबैक के लिए। एक था रोटरी और एंगुलर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर, मैंने बताया था। और इसके अंदर एक रोटेटिंग ग्रेटिंग डिस्क होती है, जिसका एक ब्लैक होगा पोर्शन गोल्ड डिस्क के अंदर। उस पर अपन कई सारे पार्ट बना देते हैं ट्रांसपेरेंट डिस्क के ऊपर। एक पार्ट अगर बिल्कुल ब्लैक है, मतलब रोशनी आर पार नहीं जा सकती उससे, तो उससे जो अगला पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट होगा, यानी उससे रोशनी आर पार जा सकेगी। और उसके बाद फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट। और हमें संख्या मालूम होती है कि इस डिस्क के ऊपर 360 डिग्री की गोल जो डिस्क है, इसके ऊपर कितने काले पार्ट हैं और कितने ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यानी कितनों से रोशनी गुजर सकती है और कितनों से नहीं। तो इस डिस्क के एक तरफ लाइट सोर्स होता है और दूसरी तरफ फोटो सेल होता है। तो लाइट सोर्स से जब रोशनी फोटो सेल पे गिरती है डिस्क को पास करके, तो वो एक सिग्नल जनरेट करता है। ये अपन ने देखा था। और लीड स्क्रू पे ये डिस्क लगी रहती है और लीड स्क्रू के पिच को कैलकुलेट करके अपन ये चीज़ डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस किया था। फिर डायरेक्शन वाइज के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो अपन एक फोटो सेल की जगह दो फोटो सेल काम में लेते हैं। और दोनों फोटो सेल्स के बीच का जो फेज़ लैग या लीड होता है, फेज़ लीड या फेज़ लैग होता है, वो ही डिसाइड करता है कि मोशन क्लॉकवाइज मोशन है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। तो लीनियर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर जो थे वो रोटरी टाइप, तो वो उसके अंदर अपन रोटरी डिस्क का काम यूज़ में लेते हैं और उसकी सहायता से अपन डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। अब आज अपन इससे आगे लीनियर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर्स पढ़ेंगे। ये देखिए फिगर 3.5, यहाँ पे लीनियर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर दिया हुआ है। ये भी सेम फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है। लीनियर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल क्या है कि जब फोटो सेल के ऊपर कोई लाइट बीम गिरेगी तो फोटो सेल जो है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा। लीनियर मेजरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो अगर अपन कन्वेंशनल लेथ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेथ देखी हुई होगी, उसकी जो टेबल है, स्लाइड टेबल है, जिसके ऊपर टूल पोस्ट लगी हुई होती है, और वो जो स्लाइड है
वो स्लाइड आगे पीछे मूव करती है। अगर हम उसको देखें, आप हैंड व्हील भी लगा हुआ है, तो हैंड व्हील की सहायता से आप उस स्लाइड को, जिस पे टूल लगा हुआ है, टूल पोस्ट माउंटेड है, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। और यदि आप लीड स्क्रू से एंगेज कर देते हैं तो लीड स्क्रू के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आगे पीछे मूव होती रहती है, जैसा कि उसको मोशन दिया गया है, गियर अरेंजमेंट के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि जो टूल स्लाइड होती है एनसी मशीन की जो टूल स्लाइड होती है, उसके ऊपर अपन लंबाई में एक लीनियर स्केल लगाते हैं। ये देखें आप, जहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर ग्रेटिंग, इस फिगर में देखिए 3.5 में एक वर्ड आया लीनियर ग्रेटिंग। तो ये लंबाई के अंदर एक स्केल टाइप ब्लॉक है और इसके अंदर लाइनें दिख रही हैं आपको। तो एक लाइन बिल्कुल काली है, दूसरी लाइन ट्रांसपेरेंट है, यानी उससे रोशनी आर पार जा सकती है। तो इसके दो तरीके हैं कि या तो आप एक कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ये ऐसा लीनियर ग्रेटिंग बनाइए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसके अंदर एक पोर्शन को आपने ब्लैक कर दिया, उसके साथ वाली लाइन जो कि ब्लॉक बनाया उसको आपने ब्लैक नहीं किया, फिर ब्लैक, फिर वाइट, नो कलर, फिर ब्लैक, फिर नो कलर। तो जहाँ नो कलर है वहाँ से क्या होगा, लाइट आर पार निकल जाएगा उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। जहाँ ब्लैक पोर्शन है वहाँ पे लाइट क्रॉस नहीं करेगी, लाइट रुक जाएगी। या तो ये तरीका हो, या अपन कोई एक स्टील का या मेटल का आप एक ऐसा एक स्केल ले लीजिए जिसमें आप स्लॉट काट दीजिए। स्लॉट मतलब एक जगह स्लॉट काटा, तो स्लॉट कटने का मतलब वो जगह खाली हो गई, तो वहाँ से रोशनी आर पार निकल जाएगी। उसके पास में आपने स्लॉट नहीं काटा है, मेटल है, तो रोशनी आर पार नहीं होगी। फिर उसके पास में फिर आपने एक स्लॉट काट दिया, रोशनी आर पार हो जाएगी। फिर एक मेटल है, रोशनी आर पार नहीं होगी। लाइक दिस ऑल्टरनेटली, कि एक तो ट्रांसपेरेंट सेक्शन बनेगा जहाँ से रोशनी पार हो जाए, और दूसरा एक ओब्लिक होगा कि जिसके अंदर से रोशनी पार नहीं हो। तो चाहे आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना सकते हैं, चाहे स्टील या कोई मेटल का स्केल लेके उसके अंदर आप इस तरह से ग्रेटिंग स्लॉट काट सकते हैं। तो ये जो इसकी लीनियर ग्रेटिंग है, ये आप देख रहे हैं ऊपर वर्क टेबल, ये इस वर्क टेबल के नीचे लगा दी जाती है। तो अब वर्क टेबल जिस भी तरफ मूव करेगी उसके साथ ये लीनियर ग्रेटिंग उसी के साथ, ये स्केल उसी के साथ लगा हुआ है, तो ये भी उसके आगे पीछे चलेगा। अब इसमें सेम वही चीज़ रखते हैं अपन कि एक तरफ तो इस लीनियर स्केल के एक तरफ तो होता है फोटो सेल फिक्स्ड, मतलब फोटो सेल लगा हुआ है बाहर की तरफ, वो फिक्स है, और इस स्केल के पीछे एक लाइट सोर्स है, वो भी फिक्स है। लाइट सोर्स का मतलब कोई भी बल्ब जो रोशनी प्रोड्यूस करे। अब क्या होगा कि जब लाइट सोर्स पीछे वाला जो बल्ब है फिक्स्ड है, वो वर्क टेबल यहाँ रखी हुई है। अब उस बल्ब के सामने अगर काला पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन नहीं है उस लीनियर ग्रेटिंग का या स्केल का, तो रोशनी बल्ब से फोटो सेल पे नहीं गिर रही है। जब नहीं गिर रही है तो फोटो सेल कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। अब वर्क टेबल जरा सी आगे सरकी तो उसके साथ जो नीचे का ग्रेटिंग है, नीचे का जो स्केल है, वो भी सरका। अब सरकने के बाद वो रुकी, तो सपोज़ उस वक्त उसके सामने कंडीशन ये आई कि लाइट सोर्स के सामने खाली जगह आ गई, ट्रांसपेरेंट जगह आ गई। तो अब रोशनी वहाँ से पास होकर सीधे फोटो सेल पे गिरी। फोटो सेल पे गिरी तो फोटो सेल ने क्या किया, सिग्नल जनरेट कर दिया। ये प्रिंसिपल बहुत, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। अब आप देखिए कि वर्क टेबल का जब मूव हो रहा है, वर्क टेबल के साथ ये लीनियर ग्रेटिंग का स्केल लगा हुआ है, वर्क टेबल चली 5 सेंटीमीटर चली। अब 5 सेंटीमीटर के अंदर चलने में जब वर्क टेबल ने मूव किया, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ़्ट साइड में, तो उसका स्केल भी उसके साथ चला। तो नीचे के जो ये लाइट सोर्स और ये जो फोटो सेल लगे हुए हैं, तो लाइट सोर्स के सामने कब एक बार तो काला पोर्शन आया कि जब लाइट नहीं गिरी फोटो सेल पे, जब टेबल और आगे सरकी चल रही है तो उसके बाद उसके पास ट्रांसपेरेंट सेक्शन आ गया, तो लाइट सोर्स की लाइट फोटो सेल पे गिरी तो उसने एक सिग्नल जनरेट कर दिया। फिर काला आ गया, सिग्नल ने कोई फोटो सेल ने कोई सिग्नल जनरेट नहीं किया। फिर ट्रांसपेरेंट आ गया, फिर लाइट सेल ने सिग्नल जनरेट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन को ये चीज़ें मालूम हो सकती है कि वर्क टेबल जो चल रही है उसने कितनी बार लाइट सोर्स के सामने ट्रांसपेरेंट या ओब्लिक मतलब ब्लैक वाला पोर्शन सामने आया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें केवल ये मालूम होना चाहिए
कि जो लीनियर स्केल बना हुआ है, लीनियर ग्रेटिंग का स्केल बना हुआ है, इसमें कितनी एनग्रेव लाइंस पर यूनिट लेंथ है। मतलब एक यूनिट लेंथ में, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी ब्लैक लाइंस और कितनी वाइट लाइंस है, मतलब जगह है। तो मान लीजिए 5 ब्लैक है और 5 जगह ट्रांसपेरेंट है, कितना, 1 सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर वो मूव करेगी टेबल, तो क्या हुआ, 5 बार लाइट सोर्स से फोटो सेल पे 5 बार लाइट गिरेगी और 5 पल्स वो जनरेट कर देगा। तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई 1 सेंटीमीटर में हमने 5 वो दे रखे हैं, तो 5 सिग्नल जनरेट हुए, इसका मतलब पर यूनिट लेंथ में हमारी 1 सेंटीमीटर वो चली। तो इसकी सहायता से हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी जो वर्क टेबल है उसका कितना मूवमेंट हुआ, कितनी हमें पल्स मिली। और ये कैसे मिलेगी कि हमें बस केवल एक चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि हमारी जो लीनियर ग्रेटिंग के नीचे जो लीनियर स्केल लगा हुआ है उसकी पर यूनिट लेंथ पे कितनी एनग्रेव लाइंस है। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ एनग्रेव लाइंस पर यूनिट लेंथ ऑन द लीनियर स्केल मालूम है और हम पल्स को काउंट कर रहे हैं कि कितनी फोटो सेल ने कितनी पल्स निकाली, तो हम आसानी से उस वर्क टेबल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके ऊपर वो करता है। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि हमें यहाँ डायरेक्शन देखना है। हमने पिछली बार देखा था रोटरी मीटर में कि हमने 2 फोटो सेल लगा दिए थे और फोटो सेल का जो फेज़ लीड या फेज़ लैग आता है उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि सेकंड फोटो सेल अगर लैगिंग में जा रहा है सिग्नल तो वो काउंटर क्लॉकवाइज है, और सेकंड फोटो सेल का अगर फेज़ लीड कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज है। सेम ये का यही तरीका अपन इसमें वर्क टेबल के नीचे भी कर देते हैं। यहाँ पे अपन एक की बजाय 2 सेट लगा देते हैं, मतलब एक लाइट सोर्स और फोटो सेल तो ये आपका है ही, ये वाला है। इसी तरह इससे थोड़ा सा दूरी पे एक लाइट सोर्स और एक फोटो सेल और लगा देते हैं। तो ये पहला हो गया, दूसरा जो लगाया वो सेकंड हो गया। अब उन दोनों से जो हमें संख्याएं मिल रही हैं, जो हमें फेज़ डिफरेंस मिल रहा है, उसकी सहायता से, फेज़ डिफरेंस तो इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपको वो वेव जनरेट नहीं होगी, लेकिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन से वाले फोटो सेल से आपको सिग्नल्स पहले मिल रहे हैं, लैग में मिल रहे हैं या लीड में मिल रहे हैं। तो इसकी सहायता से अपन ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा डायरेक्शन राइट साइड में जा रहा है या लेफ़्ट साइड के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेटिंग है, लीनियर ग्रेटिंग जो थी फिगर के अंदर, ये जो मैंने स्केल बताया, ये स्केल आप ट्रांसपेरेंट स्केल भी काम में ले सकते हैं या एक स्टेनलेस स्टील भी काम में ले सकते हैं कि जिसके अंदर ग्रूव कटे हुए हों। तो ये जो है ये पूरी चीज़ थी कि लीनियर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर कैसे काम करता है।